सर बात करते हैं अभी हाल ही में जो आरोप होलांड ने किया कि फ्रेंच गवर्नमेंट के पास कोई भारत ने विकल्प ही नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आपको रिलायंस के साथ काम ही करना है इस राफेल डील में। देखिए, इस पे क्या कहना है? कुछ वक्तव्य ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि विवाद खड़ा करो, लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि ऐसे कई वक्तव्य होते हैं, हालात और तथ्य अपने आप को उनको गलत साबित कर देते हैं और ऐसे बयानों की विश्वसनीयता नहीं होती। और इसके कारण कई हैं। पहला कारण यह है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा पूर्व राष्ट्रपति सही बयान नहीं कर रहा। ऑफसेट सप्लायर कौन होंगे ये डसॉल्ट, रफाल का मैन्युफैक्चरर, तय करेगा। डसॉल्ट ने कहा ये हमने तय किया, भारत का इससे कोई लेन देन नहीं है। तो उनकी अपनी सरकार और उनकी अपनी कंपनी ने उनका उसी वक्त विरोध कर दिया कि ये सच नहीं बोल रहे। लेकिन इसमें कई और कारण हैं, मैं दो और कारण आपको बतलाता हूं। रिलायंस कंपनी के सब जानते हैं दो भाग हो चुके हैं जी। एक रिलायंस वो था जिसने 2012 में जब संभावना थी कि 126 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसी डसॉल्ट के साथ रफाल के लिए एमओयू किया था। क्या वो भी भ्रष्टाचार था? क्या वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी फेवर कर रहे थे उस राफेल को, उस कंपनी को? हमने तो ऐसा नहीं कहा। दूसरा, वो रिलायंस बाद में डिफेंस इक्विपमेंट में नहीं गई, दूसरी रिलायंस गई। तो स्वाभाविक है कि 2014 में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिफेंस क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं ऑफसेट सप्लाई करने के लिए वो आती हैं। ये ऑफसेट क्या है? ये जो 36 जहाज हैं जिन पे वेपन लगे होंगे, ये फ्रांस में बन के आएंगे। जो पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि पार्टनरशिप में बनेंगे, कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये केवल डसॉल्ट बनाएगा। अब अगर ये 56,000 करोड़ के आते हैं तो उसका 50% यानी कि 28,000 करोड़ का सामान उस कंपनी को सप्लाई करने के बाद भारत से खरीदना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है कि भारत में निवेश हो जी। उस 28,000 करोड़ के लिए 10, 12, 15, 20 कंपनियां जो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं या निजी क्षेत्र की हैं, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हैं, वो सप्लाई करती हैं। इसमें डिफेंस का सामान सप्लाई कर सकती हैं, इसमें मशीनरी सप्लाई कर सकती हैं, इसमें एम्यूनिशन सप्लाई कर सकती हैं, इसमें गेहूं और चावल भी सप्लाई कर सकती हैं। मतलब कोई आवश्यकता नहीं कि डिफेंस का हो, कि आपको भारत से इतना सामान खरीदना पड़ेगा। और जब 20 कंपनियां इस दौड़ में लगती हैं और ये 2005 की नीति है यूपीए की, तो एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी उसमें लग जाए ऑफसेट सप्लाई करने में, तो इसमें स्कैंडल क्या है? मैं तो इसमें कोई स्कैंडल नहीं रखता। हर डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ऑफसेट सप्लाई होती है। अब इन्होंने दूसरा बयान नहीं, अब मैं दूसरा कहूं। हाँ। अब आरोप यह है कि क्या भारत सरकार ने उनका नाम, भारत सरकार किसी का नाम नहीं देती। डसॉल्ट कहता है कि जिन 10-12 कंपनियों को हमने नियुक्त किया है वो सारी की सारी हमने चुनी हैं। पहले दिन होलांड साहब ने कहा कि फ्रांस सरकार का कोई रोल नहीं था, भारत से नाम आया। ये गंभीर मामला है अगर ऐसा सच है। विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, ये भारत से आया। दूसरे दिन एक सम्मेलन में गए मॉन्ट्रियल, वहां एएफपी ने पूछा कि क्या आपको कहा था और आपको इसकी जानकारी है कि भारत ने? उसने कहा नहीं, आई एम नॉट अवेयर, ये डसॉल्ट से पूछो। तो पहले बयान का खंडन कर दिया। दूसरा वाक्य कहा, द पार्टनर्स चोज देमसेल्व्स, कि जो निजी क्षेत्र के पार्टनर हैं उन्होंने एक दूसरे को चुना। तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? और यह भी याद रहे कि जो उन्होंने पहला बयान दिया था वो इस संदर्भ में दिया था जबकि फ्रांस में उनके खिलाफ वक्तव्य इशू हुए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोई इंटरेस्ट था जी। तो वो कह रहे थे बड़ा सरल डिफेंस है, भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने नए चयन नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। तो अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा और अगले दिन उस बयान में से पीछे हटते रहे। अब इस छोटे छोटे विवाद को लेकर हम क्या आर्मी और एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को रोकने का प्रयास करेंगे? सर एक और बात थी कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डायरेक्टली प्रधानमंत्री पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के जो चौकीदार हैं ये अब चोर हैं। देखिए, बातें बिल्कुल ही बिगड़ गई है। सार्वजनिक चर्चा कैसी हो, पब्लिक डिस्कोर्स कैसा हो। पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है, मैंने उस दिन लिखा कि ये लाफ्टर चैलेंज नहीं है। आप कभी किसी को जाके हक कर लो, फिर किसी को आंख मार दो, फिर एक गलत बयान 4-6 बार 10 बार देते रहो,
आपकी जो शब्दावली भी होती है, लोकतंत्र में प्रहार होते हैं, लेकिन शब्दावली का चयन भी ऐसा हो जिसमें थोड़ी बुद्धि का दिखाई दे। मतलब अगर वल्गैरिटी ही करनी है, तू मैं ही करनी है, गाली गलौज ही करना है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो शोभा नहीं देता। किसी भी भाषा के उपयोग में आपकी फ्रेज कैसे बनती है, टर्न ऑफ फ्रेज कैसे होता है, वाक्य की रचना कैसे होती है, शब्दावली का गठन, इडियम कैसा होता है, कम से कम इसकी तो चिंता करिए। सर आपने भी तो उनको क्लाउन प्रिंस बोल दिया था। देखिए, कम से कम मुझे जितने लोग मिले उन्होंने शब्दावली और इडियम की प्रशंसा की है। वो थोड़ी प्रशंसा करेंगे, वो तो उनका मुझे प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं है। सर 30 तारीख को अगस्त को राहुल गांधी ने बोला था एक ट्वीट में कि गेट रेडी फॉर बंकर बस्टर्स। मुझे तो बहुत हैरानी और उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया। 30 अगस्त को आप देखिए, 30 अगस्त को वो ट्वीट करते हैं कि फ्रांस के अंदर बम चलने वाले हैं। इसको लेकर ये उनको कैसे मालूम था कि एक बयान ऐसा आने वाला है? ये जो जुगलबंदी है ना इस तरह की, इससे कम से कम मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे मन में प्रश्न तो खड़ा होता है। आप प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये जुगलबंदी हो सकती है। देखिए, कुछ तो लगती है कि पहले दिन वो बयान दे, दूसरे दिन पीछे हटने लग पड़े, और ये उससे 20 दिन पहले उस बयान की प्रिडिक्शन कर दे, घोषणा कर दे कि बयान आने वाले हैं। तो ये सवाल उठता है, स्वाभाविक सवाल उठता है। आंकड़े भी बड़े आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर। कल इन्होंने बोला कि 1,30,000 करोड़ का ये स्कैम है। इन्होंने ट्वीट किया था। स्कैम क्या है? भारतीय एयरफोर्स को, ये सर्जिकल स्ट्राइक है उन्होंने बोला। भारतीय एयरफोर्स को 36 जहाज मिलेंगे जिनकी वेपनाइज्ड कैपेसिटी है। मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ इंटरव्यू में कहा था जी कि कारगिल के युद्ध में जब दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था और हम नीचे बोफोर्स 155 mm गन से उनको मारते थे, तो 3 महीने लगे 500-600 लोगों को भगाने में। अगर रफाल जैसा जहाज होता जो 50, 100, 150 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को हिट कर सकता है, तो ये 2 दिन का ऑपरेशन था। और इसलिए ये स्कैम नहीं है, ये भारतीय वायुसेना की आवश्यकता है। और जो पैसा हम खर्च रहे हैं उससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। ये वो जहाज हैं जो चाइना के पास हैं, ये वो जहाज हैं जो पाकिस्तान ने बनाने शुरू कर दिए हैं जी चाइना के साथ, और ये वो जहाज हैं जिसके लिए कांग्रेस ने 10 साल बर्बाद कर दिए इस देश के, और फौज की तैयारी के लिए रुकावटें पैदा की। जी यही आंकड़ों पे ही चलते हैं सर। इन्होंने कल बोला कि 526 करोड़ का जेट इनका था, और इन्होंने बोला कि एनडीए का 1620 करोड़ का है। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये बच्चों के आंकड़े नहीं है जो स्कूल के अंदर गणित में जोड़े जाएं। 2007 में जो ऑफर आती है उसमें आप एक्सचेंज रेट वेरिएशन जोड़ोगे 2016 का, कि विदेशी मुद्रा के रेट में कितना अंतर पड़ा। फिर जो एस्केलेशन क्लॉज है जिसमें वार्षिक एस्केलेशन था उसको जोड़ोगे जी। तो 2016 का दाम 2007 के दाम से 9% कम है प्लेन जहाज का। लेकिन प्लेन जहाज तो इसके लिए एक खिलौना है जी। उसकी कोई वेपनाइज यूज नहीं है। वेपनाइज यूज तब है जब उसके ऊपर मिसाइल वगैरह लगे हों और जो बहुत दूरी तक टारगेट को हिट कर पाए जी। अगर 2007 की कीमत इसी फार्मूला पे ले लो और 2016 की ले लो, तो 2016 की कीमत 20% कम है। और ये सारे आंकड़े आज सीएजी के सामने हैं जी। कांग्रेस भी सीएजी के पास गई है, हम प्रतीक्षा कर लेते हैं उसकी, वो आंकड़ों का ब्यौरा देंगे, और वो तो आंकड़ों की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सीक्रेसी क्लॉज का शब्द बड़ा इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने भी बोला था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो उन्होंने माक्रोन से मीटिंग की थी और उनको माक्रोन ने बोला था किसी के जबानी बयान पे सीक्रेसी क्लॉज है या नहीं है डिपेंड नहीं करता, हमें कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। और निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश कर दिया AK एंटनी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सीक्रेसी क्लॉज। अब आपके सामने है और आप ही के दस्तखत हैं, और आपको मैं नहीं मानता, इसका तो फिर कोई तर्क नहीं हो सकता। फ्रांस गवर्नमेंट ने बयान दिया कि सीक्रेसी क्लॉज है, निर्मला जी ने संसद में पेश कर दिया, लेकिन ये नहीं मानते। मुझे लगता है अब इनको समझाने की भी आवश्यकता है। इसलिए क्या इन्होंने झूठ बोला है? फिर आप कह रहे हैं कि जो मैक्रोन के साथ मीटिंग हुई थी इसमें मनमोहन सिंह जी भी थे, आनंद शर्मा भी थे, उन्होंने बोला। देखिए, मनमोहन सिंह जी और AK एंटनी ये बता दें कि 2007 में उन्होंने सीक्रेसी क्लॉज पर हस्ताक्षर किए थे कि नहीं किए थे, और अगर किए थे जो सामने हैं, पूरे देश को दिखाए जा चुके हैं, समाचार पत्रों में छप चुके हैं, तो फिर उस बयान को मैं क्या कहूँगा जी। सर, ये पूरा मुद्दा जो राफेल का हो गया, पब्लिक डिस्कोर्स काफ़ी ख़राब हो चुका है, ये पूरा चुनावी मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि राफेल डील कहीं स्क्रैप हो जाए,
कि कैंसिल हो जाए, देखिए, ये लड़ाकू विमान इंडिया आएंगे कि नहीं? कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारी फौज की आवश्यकता है और ये इस देश में आना चाहिए और आएगा। जी सर, मैं आपको फिर से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने डायरेक्टली पीएम पे फिर से इल्ज़ाम लगाए कि ये बता नहीं रहे, देखिए, मुझे लगता है पीएम बोल क्यों नहीं देते इसके बारे में एक बार? ऐसा है कि प्रधानमंत्री इस देश में एजेंडा बहुत बड़ा सेट कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, रोज़ नई नई योजनाएं। आज आपकी इतनी बड़ी हेल्थ केयर, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च करेंगे जी। आप इसका कल्पना कीजिए। कोई कल्पना कर सकता था कि 4 साल में 39% रूरल सैनिटेशन 92% हो जाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि इस देश की 40% जनसंख्या को हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस सरकारी खर्चे पर मिला करेंगे? ये गरीबी हटाने के इस देश में कई योजनाएं हैं जी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उस पॉजिटिव एजेंडा में लगे हैं, ये अपना नेगेटिव एजेंडा में लगे हैं। और जो उत्तर देने हैं, रक्षा मंत्री दे चुकी है, मैं दे चुका हूं, हमारी पार्टी दे चुकी है। हर विवाद में हम प्रधानमंत्री को इस हल्की डिबेट में ले आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसके एनडीए की छवि को कहीं ना कहीं दाग लगा होगा इस राफेल डील में, तो प्रधानमंत्री एक बार आके खत्म क्यों नहीं कर देते इसको? बोल ऐसे आप एक बात समझ लीजिए कि इस देश की जनता आपसे और मुझसे ज़्यादा समझदार है। कौन दागी है, कौन नहीं है, जो लोग 20-20, 40-40 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको काफ़ी पहचान चुकी है। ये 2019 का सर मुद्दा बन चुका है कंप्लीटली। अब ये राफेल डील पे, इस पे आपका क्या डिफेंस होगा? कैसे इसको आप करेंगे? ये सब बिल्कुल साफ सुथरी डील है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, भारतीय फौज की आवश्यकता है। और मोदी जी की सरकार इतिहास की सबसे ईमानदार सरकार थी और 2004 से 14 तक चलने वाली यूपीए की सरकार इस इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है।